आपको हमदर्द नौनिहाल पता है, एग्जैक्टली। ठीक है। किसी आप माँ से पूछेंगे तो उसे नौनिहाल ग्राइप वाटर पता होगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ग्राइप ग्राइप वाटर exactly, पता हाँ, होगा, पिया आपने, पता उनको है ऑफ कोर्स, ठीक है, obviously, हाँ। सो उनको पता होगा। अभी नौनिहाल वैसे निकल रहा है, वो है जी बिल्कुल। अच्छा। नौनिहाल तो अब बहुत ही एक बेहतरीन फॉर्मेट में निकल रहा है। अच्छा। आप मुझे बताइए कि बच्चों के लिए कौन सा कंटेंट अवेलेबल है जो कि लोकल हो, ठीक है। बच्चों के लिए कोई लोकल कंटेंट नहीं है। नौनिहाल अभी भी खिदमत के जज्बे से चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नौनिहाल जो है वो किसी को कुछ कमा के देता है, ऐसा नहीं। लेकिन सर एक मसला यह है कि तो नौजवान को या जो यंग गाइज हैं हमारे, उनको तो बेचारों को डायरेक्शन भी नहीं पता ना, वो क्या करें। मतलब वो इस वक्त ऐसी अजीब क्यों नहीं पता? मजेदार, आप पूछ सकते हैं इंटरनेट से कि आपको क्या बनना है, ठीक है। कोई नौजवान जिंदगी में काम कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, लेकिन उसको ये वाला एंड भी इसको समझना चाहिए कि यार कभी नुकसान जिसको आप समझ रहे हैं वो करके भी किसी के भला की जा सकती है। क्लियरली बोलता हूँ कि पैसे बहुत कमाने चाहिए, बहुत शौक से पैसे कमाने चाहिए। कोई ना पैसे कमाने को मायूब बात नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जहाज़ेब राजी जाग पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आपके इल्म है कि हम इतने इस प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम हमने जाग रखा हुआ है, हम मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशंस करते रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में, अपने डोमेन में कोई ना कोई बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि उनके साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उनके साथ करें, जिसमें लोगों की भी अवेयरनेस हो, लोग भी उनके बारे में जान सकें और उस फील्ड से मुताल्लिक़ भी जान सकें। आज इसी मौजू पर, एक नए मौजू पर हमने गुफ्तगू करने के लिए जिन साहब को दावत दी है, वो हमदर्द यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं और वो अपना तारुफ खुद ही करवा भी देंगे इंशाल्लाह। अभी हम उनसे बात करेंगे और आज हम उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाग पॉडकास्ट को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने डायरेक्टर ऑपरेशंस बोला है एग्जैक्ट, तो जी, आप अपना तारुफ, जी आप अपना तारुफ खुद करवाइएगा और फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले अपने तारुफ से आगाज़ करें। जी, मेरा नाम अबू तालिब भुट्टो है और मैं ग्रुप डायरेक्टर HR और एडमिनिस्ट्रेशन हूँ हमदर्द पाकिस्तान में। यूनिवर्सिटी एक हमदर्द पाकिस्तान का एक हिस्सा है और हमदर्द पाकिस्तान एज अ ग्रुप, उसमें मैं ग्रुप डायरेक्टर के फ़राइज़ हैं मेरे पास। और तकरीबन सन 2019 से मैं इस ग्रुप से वाबस्ता हूँ। ठीक है। अच्छा, जब हम हमदर्द की बात करते हैं तो हम जैसा जो लेमैन है, जो आम आदमी है, वो हमदर्द से मुराद, यानी मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो नौनिहाल से है। तो नौनिहाल हम देखते थे तो हमारे पास हमदर्द नौनिहाल था। फिर वो दो चार चीज़ें हमें और पता चल गई कि हमदर्द की सवालीन आती है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा आता है, बिल्कुल, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, जड़ी जो शानदा जो होता है, बिल्कुल। तो वो उन दो चार प्रोडक्ट से हमारा हमदर्द से वास्ता हुआ। तो फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है। तो इन सब का असल में तो जो हमारे जहन में वो हकीम सईद साहब की शख्सियत रहती है। तो हमदर्द वैसे और क्या क्या ऑपरेशंस दे रहा होता है? जब हम हमदर्द पाकिस्तान बोलते हैं तो उससे क्या मुराद होती है? मैं ये चाहूँगा कि हमें ये भी पता चल सके। ठीक है। अच्छा, हम पहले जो हमदर्द पाकिस्तान ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जी। हमदर्द क़ायम हुई 1947 में। हकीम सईद साहब ने क़ायम की और एक छोटा सा एक मतब था जिसको दवाखाना बोलते थे, उसको एक क़ायम किया आराम बाग पे, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो जो पहला इदारा था वो हमदर्द वक्फ़ पाकिस्तान था, जिसमें आपको जितना भी हमारा FMCG पोर्टफोलियो है, दवाइयाँ हैं, रूह अफ़ज़ा है, जो आपने दो चार नाम लिए, वो सारे उस इदारे में बनते हैं। वो हमारा एक उसको आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि यहीं से इब्तिदा हुई थी। उसके बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी है जिसको लोग जानते हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी के जो पास आउट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में अच्छे अच्छे ओहदों पे फायज़ हैं। सो उससे भी एक जो नाम है इदारे का वो समझें कि लोगों को पता है। अब उन एरियाज़ पे आ जाते हैं जहाँ पे हमदर्द का नाम बहुत से लोग उस तरह से नहीं जानते जिस तरह इन दो चीज़ों को जानते हैं। हमदर्द के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। एक हॉस्पिटल है जो कि नेमत बेगम के नाम से नाज़माबाद में है। दूसरा हॉस्पिटल ताज कॉम्प्लेक्स है जो कि हमदर्द का ही हिस्सा है। फिर एक हॉस्पिटल शफ़ाउल मुल्क के नाम से गडाप में है।
उसके अलावा स्कूल्स हैं, एक हमजद विलेज स्कूल है जो कि भी गडाप में है, और जो वहाँ पे लोग हैं उनके लिए मुफ्त तालीम उस स्कूल में दी जाती है। उसी के साथ एक और स्कूल है जो कि हमदर्द पब्लिक स्कूल के नाम से है। तो बेसिकली इस तरह हमदर्द इस्लामाबाद में एक कैंपस रखता है। हमदर्द के मतब हैं बहुत सारे जो कि इसी तरह की एक सर्विस देते हैं, एक फ्री कंसल्टेशन सर्विस देते हैं। तो ऑल टुगेदर, और फिर इन सब चीज़ों का जो ताल्लुक़ है वो जाके बनता है हमदर्द फाउंडेशन से। मेरा ख़्याल से आपके पास इस सिलसिले में शायद सवाल भी हों आगे, लेकिन चूँकि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर लेते हैं कि हमदर्द वक्फ पाकिस्तान जिस मकसद से बना, जिस इरादे से बना, वो यही था कि ये जो इदारा है वो लोगों की फ़लाह के लिए काम करेगा। उसके लिए इसको वक्फ का दर्जा दिया गया जो कि एक ट्रस्ट कहलाता है। हमदर्द का जितना भी ऑपरेशंस है उससे जो भी प्रॉफिट्स कमाता है वो जाते हैं हमदर्द फाउंडेशन के पास, जो कि आखिरी इदारा है जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया। जी ठीक। हमदर्द फाउंडेशन जो है एक फिलैंथ्रोपिक इदारा है, एक फलाही इदारा है जो कि मुख्तलिफ शोबाजात ज़िंदगी में लोगों की फ़लाह के लिए काम करता है, जिसमें तालीम है, जिसमें हेल्थ केयर है, जिसमें रिहेबिलिटेशन है, रिलीफ़ एक्टिविटीज़ हैं, और प्लस उसी के साथ एक और डिफरेंट जो लोग हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में, उनके लिए बहुत ही समझें कि उनकी मदद के लिए काम करता है। सो जो इदारा है वो जाके जिसका उसका जो वर्टेक्स बनता है वो फाउंडेशन में बनता है, क्योंकि इवेंचुअली हम यूनिवर्सिटी करें, हम हॉस्पिटल करें, हम अपना FMCG पोर्टफोलियो चलाएं, हम अपना मेडिसिनल चलाएं, हम मतब करें, ये सब मिलके फलाह के लिए काम करते हैं। सो ये है स्ट्रक्चर इदारे का। ठीक। और स्ट्रक्चर वही एक्चुअली जो हकीम सईद साहब ने जिस मकसद के लिए किया था। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लाज़िम बात है जिस इस वक्त आप एक अहम ओहदे पर फाइज हैं, और वो एक्चुअली हकीम सईद साहब की एक लेगेसी है एक्चुअली। तो आप यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे हुआ, और ये अब आप क्या समझते हैं कि अभी इन चीज़ों को लेके मज़ीद हमदर्द आगे क्या काम कर रहा है या क्या करना चाहते हैं, और मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स आपके जहन में हैं या उसके ऊपर वर्किंग हो रही है? जैसे देखें, आपने हकीम सईद का साहब का नाम लिया, अल्लाह उनको उनकी मफ़रत करें। उन्होंने एक बहुत ही एक बेहतरीन एक तोहफ़ा समझें कि पाकिस्तान को दिया है हमदर्द के नाम से। क्योंकि जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताते हुए भी बताया कि चीज़ें जाके जिस तरफ वर्टेक्स बनाती हैं वो सारी फलाह के लिए होती हैं। अब जैसे कि इस वक्त जो हमारी लीडरशिप है, जो कि हकीम सईद साहब की जो साहबजादी हैं सादिया राशिद साहिबा, जो कि हमारी चेयरपर्सन है, उनकी जो क़यादत है उसमें हम सारे इदारे जो है वो काम करते हैं। इदारा जो था वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से बना और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते वो बढ़ता चला गया। अगर हम जितने भी मैंने आपको इस वक्त तक नाम लिए हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं जो हकीम साहब अपनी जो ज़िंदगी थी उसमें ये पौधे लगा के गए थे, ठीक है। और ये पौधे उस वक्त भी अच्छे खासे फ्लरिश हुए थे। हम उसमें अपना एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। आज हम डाल रहे हैं, कल कोई और डाल रहा होगा, उससे पहले हमसे पहले कुछ लोग थे। सो सब मिला के एक समझें कि एक चीज़ को, एक सफ़र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर आपने एक फ्यूचर का या प्रेजेंट का सवाल पूछा, तो जिस तरह बाकी दुनिया ने तरक्की की इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी तरह हमदर्द ने भी की। मज़ीद हो रही है उसमें तरक्की। आप स्कूल की तरफ चले जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। आप अगर वक्फ की तरफ आ जाएंगे तो समझें कि ऑटोमेशन हो गई, AI हो गया, और ये सारी चीज़ें जो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे इर्द गिर्द नज़र आती हैं, हम उसको अडॉप्ट करते हैं। कहीं कहीं हम उनको बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, कहीं कहीं
हम थोड़ा सा देर से अडॉप्ट करते हैं, लेकिन देखें ये सारी जो एडवांसमेंट्स हैं आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। आपने देयर इज़ नो वे आउट कि आप बोलें कि मैं नहीं करूँगा और मैं ऐसे ही चलूँगा। सो जिस तरह और जगहों पे इस तरह एक एडॉप्शन चल रही है टेक्नोलॉजी की एंड एडवांसमेंट की, उसी तरह हमदर्द में भी काफ़ी चीज़ें हैं। आपका सवाल कि हमदर्द, अब अगर मैं वक्फ़ की बात करूँगा तो हमदर्द बहुत सालों तक मशहूर रहा। जैसे आपने नाम लिया कि आपको हमदर्द नौनिहाल पता है, ठीक है। किसी आप माँ से पूछेंगे तो उसे नौनिहाल ग्राइप वाटर पता होगा, ठीक है, ग्राइप वाटर पता होगा, पिया आपने, पता उनको है ऑफ कोर्स, ठीक है, सो उनको पता होगा, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट हमारे किसी भी आप घर में चले जाएं जहाँ पे आपको थोड़ा सीनियर आपको सिटीजन्स नज़र आएंगे, आपको बताएंगे जी मैंने भी फ़लाँ माजून इस्तेमाल किया है या मैंने फ़लाँ सिरप इस्तेमाल किया है, साफ़ी है, सदूरी है, घुट्टी है, लौ के सपिस्ता आजकल बहुत मशहूर है, ठीक है, वो भी है। तो ये सारी चीज़ें पिछले समझें कि 70-75 सालों से हमदर्द में बनती आ रही हैं। अब क्या चेंज आ गया, अब फर्दर जो एडवांसमेंट हुई, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ समझें कि रिलेटिविटी की मैं बात करूं तो जैसे रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा सब जानते हैं, ठीक है। तो रूह अफ़ज़ा इस वक्त हमारे पास 6 फ्लेवर्स में आ चुका, जो कि बहुत साल से एक ही फ्लेवर था, एक ही फ्लेवर चलता था। अब मेलन आ गया, लेमन आ गया, ग्रीन आ गया, शुगर फ्री आ गया। तो इस तरह हमारे पास उसका एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हमने एक्सपेंड की। उसके बाद फिर आप दूसरी तरफ आ जाएं तो इस वक्त हमदर्द के तकरीबन कोई 12 स्पाइसेस हैं, मसाले, जिसमें कढ़ाई और ये वो जो हम रोज़ खाते हैं, वो हम लेकर आए हैं। अच्छा। हाँ, तकरीबन 2 महीने हुए हैं उसके लॉन्च को। तो प्लस जो हमारा FMCG पोर्टफोलियो है वो डे बाय डे बहुत स्पीड से जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो जो लोग हैं जिनकी किसी भी तरीके से हमदर्द से वाबस्तगी रही है, वो अब हमदर्द उनको बहुत ज़्यादा और भी नज़र आएगा जितना नज़र आता रहा है। तो वेरी गुड। अच्छा, यहाँ आपकी गुफ्तगू के दौरान 2-3 क्वेश्चन मेरे ध्यान में थे। असल में हमदर्द के साथ लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है। बिल्कुल। और वो इमोशनल अटैचमेंट इसलिए है कि वो बचपन से जब से हमने होश संभाला तो घर में हमने नौनिहाल देखा, फिर वो एक हमदर्द सेहत का भी एक मैगजीन आता था, जी बिल्कुल, जिसमें वो सारे यही नुस्खे वगैरह, और तो वो लोग उसको भी बड़े शौक़ से पढ़ते थे। डेफिनेटली। और फिर हकीम सईद की किताबें, उनके सफ़रनामे, उनको देखना, वो प्रोग्राम भी बच्चों का करते थे। तो लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट थी हकीम साहब के साथ। अच्छा, अब उस अटैचमेंट ने ही एक पूरी एक नस्ल, बल्कि कई नस्लें उसकी ज़ेर साया परवान चढ़ी, जवान हुई, तो एक इमोशनल अटैचमेंट। तो आपको नहीं लगता कि अब एक तो वो इमोशनल अटैचमेंट कहीं लोगों की मतलब डिस्कनेक्शन हो रहा है, और वो जो नौनिहाल वाला जो कनेक्शन था वो भी कहीं कट ऑफ हो गया है? अब वो जो अब हमारी नए बच्चे हैं, स्पेशली जो जेन जी है या जेन अल्फा जो अब आ गए हैं, तो वो अब नौनिहाल के साथ, या अभी नौनिहाल वैसे निकल रहा है? वो है? जी बिल्कुल। अच्छा। नौनिहाल तो अब बहुत ही एक बेहतरीन फॉर्मेट में निकल रहा है। अच्छा। जिसमें जिस तरह आप रीडर्स डाइजेस्ट आप पढ़ते हैं, तो ये 2 डिफरेंट पोर्शंस में निकल रहा है। एक साइड उसकी उर्दू की है और दूसरी इंग्लिश की है। तो अभी भी स्कूल्स में नौनिहाल जो है वो, इनफैक्ट स्कूल्स हमसे मांगते हैं कि जी हमें नौनिहाल दिया जाए, बिकॉज़ ये एक जो कनेक्शन है अपने कल्चर के साथ। क्योंकि अगर आप अभी और करेंगे, आपने कहा जेन ज़ी और डिस्कनेक्शन, ठीक है, डिस्कनेक्शन सारा क्या है कि हमारे पास बच्चों के लिए, आप मुझे बताइए कि बच्चों के लिए कौन सा कंटेंट अवेलेबल है जो कि लोकल हो, ठीक है। बच्चों के लिए कोई लोकल कंटेंट नहीं है, और उसकी वजह क्या है कि फ़ीज़िबिलिटी नहीं बनती। इट्स अ प्योरली कमर्शियल डिसीजन कि जी फ़ीज़िबिलिटी नहीं बनती। मेरा ताल्लुक़ पीछे अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो मेरा ताल्लुक़ मीडिया से रहा है बहुत लंबा। अच्छा। ठीक है। 2001 से लेके 2018 तक मैं नाम ले सकता हूँ चैनल्स के टेबल को। मैं जियो की फाउंडिंग टीम का पार्ट था। ओके। और 2013 तक मैं वहाँ पे था। उसके बाद फिर मैं 6-7 साल मैं समा टीवी में रहा और इसी पोर्टफोलियो पे रहा। तो जो आप कंटेंट देखते हैं उसके लिए फ़ीज़िबिलिटी चाहिए होती है।
ठीक है, आप बिगर स्क्रीन पे अब वो फिजिबिलिटी नहीं मिलती। तो कंटेंट बच्चों के लिए आना लाना, अभी जैसे आपने जो नौनिहाल की हम बात कर रहे हैं, नौनिहाल ऐसा समझ लें कि जैसे मैंने कहा हर चीज़ में खिदमत शामिल है, ठीक है। तो नौनिहाल अभी भी खिदमत के जज्बे से चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नौनिहाल जो कोई है वो कमर्शियल हो गया किसी है। को कुछ कमा के देता है, ऐसा नहीं। तो उस कंटेंट को हम कंटिन्यू रखेंगे, और ये हकीम साहब की जितनी भी बातें थीं या उनके जितने भी इनिशिएटिव्स थे, जहाँ तक मुझे मतलब पता है, मुझे इल्म है कि किसी भी इनिशिएटिव को रोका नहीं गया, और वो चलता रहेगा। तो वो कनेक्शन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब यूर एब्सोल्युटली राइट। बट जब भी मैं किसी तकरीब में जाता हूँ, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, और मैं सादिया साहबा के साथ काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूला है। और मुझे भी हैरत होती है, मैं कहता हूँ कि ये तो देखें, मतलब सभी जानते हैं। और हकीम साहब का आके ज़िक्र करते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैंडिडेट्स मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, वो आते हैं, वो कहते हैं जी मेरे वालिद साहब इस तरह, मैं इस तरह हकीम साहब को जानता हूँ, कोई कहता है मैं इस तरह हकीम साहब को जानता हूँ। तो एक डिस्कनेक्शन डेफिनेटली होगा, लेकिन अगेन इट्स नॉट सो डिस्कनेक्टेड। बट जिस तरह से हम अब जैसे देखें ना, जब तक मैं आपके इंटरेस्ट की चीज़ आपके सामने नहीं लेकर आऊँगा, तब तक आप उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, तब तक आप उसके, अब मैंने कहा जी हम मसाले हमने लॉन्च किए हैं, मसाले, हमदर्द, हकीम साहब, लेगेसी गोज़ ऑन। तो इसी तरह है कनेक्शन, इंशाल्लाह ये बरकरार रहेगा। और जब तक लोग उनको पढ़ते रहेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एक कितना बड़ा आदमी था जो कि हमारे पास था और हमने खो दिया। एग्जैक्टली अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि एक तो ये बात हो गई जो हकीम साहब ने प्रोडक्ट्स शुरू की थी उनकी ज़िंदगी में, और बहुत वो ग्रो भी किया उन्होंने और एक्सपेंड भी किया। तो एक सवाल तो मेरा ये है, क्या और मज़ीद कोई उसके अंदर आप लोगों की तरफ से, जो अब नई मैनेजमेंट है या नया जो भी आप लोगों का मामला है, उसमें कोई नई चीज़ें भी ऐड ऑन हुई हैं हकीमी एतबार से, मतलब मैं उस एतबार से बात कर रहा हूँ। और दूसरा, हकीम साहब, क्योंकि हकीम सईद साहब एक हिकमत से उनका ताल्लुक़ था। अब जो रिवायती यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हम आम तौर पे हिकमत को बहुत ज़्यादा, शायद हमारी नौजवान नस्ल को इतना वो भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि वो मज़ीद आपकी इनोवेशन और इन्वेंशंस चीज़ों में होती रहेंगी, जड़ी बूटियों को लेके या हिकमत को लेके, अगर, और ये कोई कनेक्शन अभी भी आप लोगों ने इसको रखा हुआ है, चल रहा है, या अब बस उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लेके चल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, एक डिग्री है जो कि BEMS कहलाती है, बैचलर्स इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड साइंसेस, जो कि आपको जो यूनानी मेडिसिन हैं उनको पढ़ाती हैं, वो तरीक़ा इलाज जो कि है उसको कंटिन्यू रखती हैं। तो वो हमदर्द यूनिवर्सिटी में होता है पाकिस्तान में, अब कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि कराती हैं। देखें, हकीम साहब जो थे वो उन्होंने BMS जो है वो इसका इनिशिएट किया, इसको यहाँ पे पहले एक तबिया कॉलेज से किया, फिर इनिशिएशन BMS का हुआ। लेकिन हमारे पास MBBS भी होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मॉडर्न तरीक़ा इलाज को रिजेक्ट करते हैं या हम उसको कंबाइन करने की कोशिश नहीं करते, या हमें कोई इस मामले में कोई ज़िद है कि जी ये नहीं करेंगे क्योंकि हम तो हकीम हैं, ठीक है, हम तो कैसे डॉक्टर कहलाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हकीम साहब जो थे उनकी जो क्या बोलते हैं पहुँच कह लें, या उनका जो विज़न था वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं था। हकीम साहब ने अपने पेपर्स यूनाइटेड नेशंस में जाके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जाके तक पढ़े, और उसके उधर के मेंबर भी रहे, और एक डिग्निटरी वहाँ पे माने जाते थे वो। इस वक्त हमारे पास जो तिब के हिसाब से आपने कहा कि कोई दवाइयाँ हैं, कोई नई चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं, डेफिनेटली हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, हमारा एक R&D का एक पूरा सेल है जो कि मुसलसल दवाइयाँ जो है उन पे रिसर्च जारी है, जिसमें यूनिवर्सिटी भी उसका एक पार्ट है। यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट करता है और हम भी करते हैं। पहले सिलसिला मुख्तलिफ था कि आपने एक दवाई बनाई और आपने उसको अपने कुछ मरीज़ों को दिया और आपने देखा उसका रिज़ल्ट आ रहा है, और अब आप इसको शुरू कर दें और जी सबको दे दें, या जिनको आप समझते हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से। अब उस तरह नहीं है, अब बहुत ही साइंसी तरीके से ये काम होता है। अब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं,
ठीक है, उसमें डिफरेंट लोग आते हैं जो कि अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिनके साथ लेट्स से कोई सच कोई बीमारी है जिसको वो ट्रीट करना चाह रहे हैं और अभी कहीं और पे उसका इलाज नहीं हो पाता, वो अपने पास हमारे पास आते हैं, हम उनके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और उसके बाद फिर तो एक प्रोसेस काफ़ी लंबा है। एक दवाई को आने में 3-4 साल लग जाते हैं, रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स, और उसके बाद फिर ड्रैप के अप्रूवल्स। तो ड्रैप जो कि हमें रेगुलेट करता है, हमदर्द की तमाम दवाइयाँ ड्रैप से अप्रूव होती हैं, कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो कि उस प्रोसेस में से ना गुज़रे। तो मेरे ख़्याल से ड्रैप जो है एक अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने जितने भी ये हम अताई जिनको बोला जाता है, वो अताई जो है उनका काम काफ़ी कम हो गया है वो। तो ये है कि नहीं, काम हो रहा है, बहुत सारी नई दवाइयाँ भी आई हैं माइग्रेन से रिलेटेड और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि अब हमारे पास हैं, जो कि अपने ट्रायल्स मुकम्मल करके मार्केट में आ चुकी हैं। ठीक। अच्छा सर, ये बड़े मतलब बड़ी यूनिक चीज़ है कि एक तरफ एक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का एक पूरा प्रोडक्ट लाइन है और उसको मैनेज करना वो एक उसके अपने तकाजे हैं पूरे के पूरे, वो पूरी एक इंडस्ट्री है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का कोई बड़ा रिटेल स्टोर मार्ट है और वो एक मतलब वो उनकी एक अपनी पूरा एक डोमेन है, वो काम है। और एक तरफ एक यूनिवर्सिटी और एक तालीमी इदारा है, उसके अपने तकाजे हैं, उसके अपने ज़रूरियात हैं, और आप ऑब्वियसली उन दोनों को ले के चल रहे हैं, आप ऑब्वियसली दोनों के ऑपरेशंस देख रहे हैं। तो आपको क्या चैलेंजेस हैं? आपको लगता है ये किस तरह, या मुमकिन भी है या हो रहा है, किस तरह हो पा रहा है? नहीं, हो सकता है बिल्कुल मुमकिन है, बड़े हो पा दिलचस्पी रहा की बात है ये। है। नहीं, बिल्कुल हो पा रहा है और हो रहा है। देखें, स्ट्रक्चर जो मैंने डिफाइन कर दिया, हर स्ट्रक्चर में उस इदारे का एक सरबरा मौजूद है, ठीक है, जिसके नीचे उसकी टीमें मौजूद हैं, अपने अपने एरिया के प्रोफेशनल्स वहाँ पे हायर्ड हैं, और वो जैसे यूनिवर्सिटी के सरबराह जो हैं वो वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर फिर चांसलर साहब हैं जो कि सादिया साहब हैं। तो वो एक हायरार्की अपनी जगह अपना काम जो है वो कर रही होती है, और हम उनकी हेल्प के लिए समझें कि वहाँ पे होते हैं, ताकि जो मसाइल उनको वहाँ पे पेश आते हैं हम उनको करें। जैसे अभी आपने, अगर मैं फिर वापस पे अगर मैं वक्त पे आ जाता हूँ कि जी आपने कहा एफएमसीजी और फिर एक दवाइयों वाला सिलसिला, तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें एक तरीके से सेम ही हैं। बस एक तरफ हमें फूड अथॉरिटी हमें देख रही होती है और एक तरफ हमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी देख रही होती है। मसाले जो हैं वो तो वही चीज़ें हैं जो दवाइयों में डलती हैं, ठीक है, जितने भी हर्ब्स हैं उन्हीं हर्ब्स से मसाले बनते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी तरह किसी दवाई में भी होते हैं। तो मैं ये बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि अगर कोई मसाले की बात करेगा ना, तो हमसे ज़्यादा मसाले को कोई नहीं जानता, ठीक है, हमसे ज़्यादा हर्ब्स को कोई नहीं जानता। जब हमसे ज़्यादा हर्ब्स को कोई नहीं जानता ना, तो हमसे अच्छा रेसिपी बना भी नहीं सकता कोई, ठीक है। तो समझे कि ये दोनों कंबाइंड है। हमारी हर एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है वो हर्बल है, एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम हर्बल, तो आप ये देखें कि जो वहाँ पे हर्ब्स हैं वही यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ हर्ब्स जो हैं वो आपको बेनिफिट देती हैं। तो हमदर्द जो है वो हब में ही इंशाल्लाह आपको हर चीज़ देता रहेगा। अब फिर आ जाएं दूसरे इदारे, जैसे यूनिवर्सिटी की मैंने बात की, वहाँ पे भी इदारा है हमारे पास। मैं स्कूल का बड़ा जिक्र करना चाहूँगा। मेरे पास बहुत स्कूल के बच्चे जो थे, वो स्कूल एक गांव के बहुत करीब बना हुआ है जो कि गडाप में है, तो वहाँ के लोकल्स को वो सर्व करता है। तो मुझे अक्सर कोई एक आदमी ऐसा मिल जाता है जो कि लेट्स से मास्टर्स करके बैठा हुआ है या मतलब किसी इदारे में लगा हुआ है, आके बताता है कि जी मैंने यहाँ पे, मैं हमदर्द से विलेज स्कूल से पढ़ा था, मतलब मैं मुफ्त तालीम लेके पढ़ा था, फिर मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप लेके पढ़ा। तो इस तरह करते करते सो बेसिकली स्कूल कॉलेज ये इदारे सारे जो है ना, ये एक गाड़ी के पुर्जों की तरह चलते हैं, ठीक है। एक दिमाग है जो कि आपके हमारे पास सादिया साहबा की शक्ल में मौजूद है एज अ लीडर, और उन्हीं की लीडरशिप के अंडर ये सारे पुर्जे चल रहे होते हैं। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं तो अपनी टाइम की बात करूँगा, मैंने अपना टाइम देखा है, ठीक है, अंदर से, तो अच्छा प्रोग्रेस माशाल्लाह चल रहा है। सो ऑल एक्सीलेंट। अच्छा, मैं ऑब्वियसली ये तो हमदर्द से मुताल्लिक़ चीज़ें चलती ही रहेंगी और भी हम आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन आपसे करते रहेंगे। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप
यू आर लुकिंग वेरी यंग गाय माशाल्लाह, और आप एक इंस्पिरेशन भी हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी ओहदे पे पहुंचाया। तो आप का क्या ख्याल है, नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्ट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनको लगता है मतलब, तो किस तरह वो किस चीज़ को फोकस, और आपने किस चीज़ को फोकस करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, या आपकी क्या जर्नी है, आप उस हवाले से इंस्पिरेशनल अगर मैं कहूँ कि यंग जो यूथ है हमारी बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों में लगे हुए हैं कि मैं किसी तरह किसी पोजीशन पे पहुँच जाऊँ, पैसा बहुत ज़्यादा कमा लूँ, गाड़ी ले लूँ, फला कर लूँ। तो एक टाइम आपने बताया 18 साल एक फील्ड में आपने मुस्तकिल गुजारे हैं, उसके बाद आप अभी यहाँ मौजूद हैं। तो ये जर्नी को किस तरह आप बताएंगे? अगर देखिए जर्नी को हम नौजवान पे फोकस कर लेते हैं, मेरे जर्नी को छोड़ दें। देखें अभी जो है, हमने थोड़ी देर पहले कंटेंट की बात की, एग्जैक्टली ठीक है। तो जो कंटेंट है वो उसका जो समझें कि उसका जो मोमेंट है, उसकी जो ट्रांजिशन है वो इतनी क्विक है, इतनी फास्ट है कि अब आप इतनी सारी चीज़ें रिटेन नहीं कर पाते। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी किसी से पूछेंगे कि यार आपको नूरजहाँ के कौन से गाने याद हैं, आपको नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के कौन से याद हैं, माइकल जैक्सन का कौन सा गाना याद है, आप 18 गिनवा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी 5 साल पहले, 3 साल पहले अगर कोई आर्टिस्ट लॉन्च हुआ और उसने 4 गाने गाए, उसका शायद गाना किसी को याद भी ना हो, बिकॉज द ट्रांजिशन, बिकॉज हमने एक लिमिटेड कंटेंट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीवी के दौर का बच्चा हूँ, ठीक है। और उस टाइम पे एक ही चैनल था, उसके बाद फिर एसटीएन एनटीएम वगैरह आए, तो 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर डिश आ गया। तो उस वक्त का जो कंटेंट था वो बहुत मीनिंगफुल था, उस वक्त का कंटेंट जो था वो बहुत टारगेटेड था। अब कंटेंट जो है इट्स वेरी वनरेबल, कंटेंट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। आप फोकस की जो बात कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रू, टेक्नोलॉजी इज़ गुड, कंटेंट इज़ ऑल्सो गुड, बट आपकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द कंटेंट दैट डिसाइड्स कि आपके साथ क्या होना है। अगर आपकी डायरेक्शन कंटेंट के हिसाब से किसी ऐसी, बिकॉज देखें अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आपकी फीड है एक, ठीक है, वो एक एल्गोरिदम डेवलप करती है कि ये आदमी देखना क्या चाहता है, ठीक है। और उसके देखने के मुताबिक आपको जैसी आपकी रग़बत है, उस रग़बत के हिसाब से आपको वो कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। तो जब आपकी रग़बत आपको नज़र आए ना कि आपकी रग़बत आपको गलत डायरेक्शन दिखा रही है, तो उस रग़बत को चेंज करें और अपनी डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में लेकर जाएं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं कोई जॉब करता हूँ जिससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट मैं 4 इररेलेवेंट वीडियोस देख लूँगा और मेरी जो रग़बत थी वो पलट जाएगी एल्गोरिदम के हिसाब से। सो एवरी टाइम दैट यू सी कि एक मेरी फीड जो है उसका पैटर्न चेंज हो गया है, तो चेंज ऑफ पैटर्न अगेन। क्योंकि अभी आपका जो, अभी देखें आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स आके बताते हैं कि आपको करना क्या है। इन्फ्लुएंसर्स पहले कौन हुआ करते थे? आपके टीचर्स आपके इन्फ्लुएंसर्स थे। हकीम सईद इन्फ्लुएंसर थे, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर थे, अशफाक साहब इन्फ्लुएंसर थे, ये वो लोग इन्फ्लुएंसर थे, बिल्कुल वो लोग इन्फ्लुएंसर थे जिनके पोर्टफोलियो पे, मतलब भारी पोर्टफोलियो थे उनके, तालीम के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन, ट्रैवल के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। अब आपके इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनका वो पोर्टफोलियो उतना हैवी नहीं है, बट स्टिल 1 मिलियन व्यूज़, 2 मिलियन व्यूज़, 10 मिलियन व्यूज़, और वो भी किस कंटेंट पे है, मतलब ये भी मैटर करता है, वो जो कंटेंट वो पेश कर रहे हैं। देखें ये सब आपके अपने हाथ में है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आपका कंटेंट आपके हाथ में है, एल्गोरिदम आपके हाथ में है, एल्गोरिदम आपसे आउट नहीं है। लेकिन सर एक मसला यह है कि मतलब इस वक्त तो नौजवान को, या जो यंग गायज हैं हमारे, उनको तो बेचारों को डायरेक्शन भी नहीं पता ना, वो क्या करें। मतलब वो इस वक्त ऐसी अजीब मजदार, मतलब आप किसी से बात करें, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम 5 साल बाद कहाँ होंगे, ऑब्वियसली आप एक पोजीशन पे हैं, आप पूछते भी होंगे, आपके पास इंटरव्यूज़ के लिए लोग आते होंगे, तो आपको फील होता है कि वो मतलब उनको खुद भी नहीं पता होता शायद कि हमने कहाँ जाना है, हम क्यों आ गए, डिग्री ली और अब आ गए और बस एक जॉब लग जाए, बस दैट्स ऑल, और इससे ज़्यादा क्या है। या कोई उनके, आपको लगता है कोई जहन में कोई चीज़ नहीं? मेरे ख्याल से देखें ये बात थोड़ी सी मेरे हिसाब से मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि देखें जब मैंने MBA किया अपना, ठीक है, उससे पहले मैंने सोचा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूँगा, मैंने कोशिश भी की थोड़ी सी, लेकिन ऐसा कि मुझे जल्दी पता चल गया मेरे मकतब की चीज़ नहीं है।
जो कि एक समझे कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जो एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज है वो बहुत डिफ़िकल्ट थी उस टाइम पे। मेरे को बहुत पुराना मैं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इंटरनेट बहुत बाद में आया। जब मैं तालीम के ख़त्म करने के करीब करीब था उस वक्त इंटरनेट आया। सो उस वक्त जो एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज वाज डिफ़िकल्ट। अभी बहुत इजी है। अभी आपको मतलब आप पूछ सकते हैं इंटरनेट से कि आपको क्या बनना है, ठीक है। ठीक। आप अपना लेट्स से कि अगर आप अगर आप अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन कर दें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को आप अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन कर दें, वो भी आपको बता सकती है कि आपको क्या बनना चाहिए, आपका एक्यूमेन क्या है। एज एन एचआर पर्सन मैं बंदे का एक्यूमेन देखता हूँ, ठीक है। मुझ पे एक बड़ी छाप है। अभी आई एम श्योर फैसल साहब ये सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे सुन के। वो मुझे बार बार बोलते हैं कि आप गलत शोबे में, आपको मार्केटिंग में होना चाहिए था, ठीक है। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी मेरा शौक़ अपनी जगह है और मेरा काम अपनी जगह है, दैट इज़ देयर। लेकिन एक्यूमेन अपना जो है वो समझना आजकल इतना मुश्किल नहीं है। पहले देखें आपके पास ऑप्शंस नहीं थे ना। आपको या तो इंजीनियर बनना था, या आपको डॉक्टर बनना था, या तो आपने सीएसएस करना था, या दो चार छः बात हाँ चीज़ें थी। वरना फिर कुछ ना कुछ करके कोई गवर्नमेंट की नौकरी या किसी प्राइवेट इदारे में कुछ बस ऐसे ही कर लेना था। उसके बाद डायरेक्शन कोई थी नहीं। ऐसे ही। अब आप बच्चों से जाके पूछें तो वो आपको इतना मुश्किल शोबा बताएंगे कि आप बोलेंगे अच्छा ये भी शोबा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो एक्सपोजर इज़ नॉट ऑल दैट बैड। जो एक्सपोजर है वो आपको बहुत अच्छा एक गाइडेंस दे रहा है। अगेन आप पे मुनसर है, वालिदैन पे भी मुनसर है। डेफिनेटली वालिदैन बच्चों को गाइड करें, उनको बताते रहें कि भाई तुम क्या इस तरफ सोच रहे हो। देखिए ज़िद तो अब आप कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। आप क्या तुम इस तरफ सोच रहे हो, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो तुम्हारे लिए ये ऑप्शंस हैं। तो बच्चे इस वक्त स्क्रीन को ज़्यादा बिलीव करते हैं अपने माँ बाप से। तो वो माँ बाप 20-30% एक हल्का सा एक इंडिकेटर तो दे सकते हैं, लेकिन स्टिल उसको फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, एक और आपको नहीं लगता कि पहले जो है ना वो लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने जो वक्त गुजारा वो हम कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते रहते थे, मिलते थे। एक बहुत इसका एक इम्पैक्ट होता है इंसान की ज़िंदगी पे। अब आजकल जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको तो इंसानों से कोई ख़ास खुदा वास्ते का बैर है। बोलते हैं बस ये हमारे स्क्रीन में मदाखलत ना हो जाए। तो उसका भी इम्पैक्ट, चाहे वो कितने ही कंटेंट वो उससे ले रहे हों, उसकी कमी आपको लगता है वो पूरी कर पाएगा वो कंटेंट जो वो स्क्रीन पे देख रहे हैं? नहीं, देखें पहले ये था कि किसी को भी बच्चे को सज़ा देनी होती थी तो उसे घर में बंद कर देते थे। अभी किसी को सज़ा देनी है तो उसे घर से बाहर भेजते हैं, बाहर जाके खेलो, ये सज़ा है उसके लिए, ठीक है। तो सज़ाएँ पलट गई। हम थोड़ी देर पहले एल्गोरिदम की बात कर रहे थे। एल्गोरिदम पहले भी था, ठीक है, और वो एल्गोरिदम हम खुद बनाते थे कि जी फ़लाँ जो है ना चचा के घर नहीं जाना, उधर मज़ा नहीं आता, ठीक है, या फ़लाँ खाला के घर नहीं जाना, वहाँ मज़ा नहीं आता है, फ़लाँ के घर जाना है, वहाँ मज़ा आता है। तो एल्गोरिदम हम अपना पहले खुद सेट कर लेते थे। एल्गोरिदम आज भी उसी तरह सेट करना है। तो आप जो आप कह रहे हैं कि डिस्कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। डिस्कनेक्ट मेरा ऐसे ख्याल है जैसे अगर आप पहले यूनिवर्सिटीज़ में हम जब पढ़ते थे तो ऐसा नहीं था कि हम कहीं भी जो है वो सब स्क्रीन में लगे हुए हों और बस उसी में लगे हों और उसी में हमारा सिलसिला चल रहा हो। लोगों के साथ जो गुफ्तगू है वो कम हो गई है। यस, अब हम बहुत ही ज़्यादा वी आर प्रिजनर्स ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो यस डिस्कनेक्ट है, लेकिन डिस्कनेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट अब जब तक नहीं बढ़ाएंगे, देखिए मेरा अपना ख्याल ये भी है कि ये शायद एक फ़ेज़ है, हो सकता है ये फ़ेज़ भी गुजर जाए। ठीक। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रोडक्ट नहीं निकाल रही हैं जो इंडस्ट्री को जिसकी ज़रूरत है? क्या ऐसा है? और आपके ख्याल में उसमें, क्योंकि आप तो दोनों को ही देख रहे हैं, इंडस्ट्री भी देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी यानी तालीमी इदारा भी देख रहे हैं, तो क्या वो इस वक्त फुलफ़िल कर रहे हैं, वो नीड फुलफ़िल कर रही हैं जामियात या यूनिवर्सिटीज़ जो इदारों को चाहिए? कुछ हद तक आप ठीक कह रहे हैं। असल में जैसे मैंने कहा ना कि जो स्पीड है टेक्नोलॉजी की,
और जो स्पीड है इस वक्त कंटेंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड की, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि देखें एक करिकुलम डिज़ाइन करने में बड़े दिमाग लगते हैं, जो कि बैठ के एक कोर्स डिज़ाइन करते हैं और वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप 1-2 सेमेस्टर पढ़ाते हैं, तीसरे सेमेस्टर में टेक्नोलॉजी बदल जाती है, ऐसा ही है। हाँ। आप फिर उसमें उसको डालते हैं। तो यस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन अब जो है मामला थोड़े से डिफरेंट इस तरह हो गए कि देखें यूनिवर्सिटी आपको एक बेस बना के आपको देती है, आपको इनेबल करती है कि आप वो ज़बान समझ पाएँ। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आपको वो ज़बान सिखाती है वो। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग की ज़बान सिखाती है, आप मेडिसिन कर रहे हैं मेडिसिन की ज़बान सिखाती है। इवेंचुअली ख़ुद को डेवलप करना, ख़ुद को उसी एरिया में फ़र्दर एडवांस करना, ख़ुद को दूसरों से मुख्तलिफ बनाना, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। और वो कैसे है, वो इसी तरह है कि आप जैसे मैंने कहा जी, डॉक्टर, इंजीनियर, सीएसएस, वकील, जज, ये ट्रेडिशनल जो हमारे वो थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपके पास स्पेशलाइजेशंस आ गई, सर्टिफिकेशंस आ गई। पहले सर्टिफिकेशन करना, डिप्लोमा करना 4 इंस्टीट्यूट से, उसके अलावा आगे कहानी नहीं थी। अब जो है आपके पास ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले मुल्क से बाहर कोई जाता था तो वो बहुत ही एक अजीम आदमी होता था, ठीक है, अब सब आप कोई भी जा सकता है। जी, आधा खानदान एयरपोर्ट से लेने जा रहे हैं उसको। लेकिन अब जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ख़ुद को अपडेट रखने के लिए अब वो यूनिवर्सिटी की डिग्री इज़ नॉट जस्ट इनफ, आपको ख़ुद को अपडेट रखना पड़ेगा कंटिन्यूसली, टू कीप अप विद द कंपटीशन, टू कीप अप विद द पेस, टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी। तो ये आपके हाथ में है। आपने ये हर चीज़ यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी नहीं बनती, जिस तरह हर चीज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होती है ना, उस तरह हर चीज़ यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी नहीं, आपको पूरा पढ़ा दे आपको, ऐसा नहीं होता। तो अपनी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। ठीक। अच्छा, आप इस वक्त हमदर्द जो है वो क्योंकि पूरी दुनिया ही इस वक्त डिजिटल हो रही है और डिजिटाइजेशन की तरफ हर बंदा मूव कर रहा है, बिल्कुल। बल्कि इसमें एक बड़ा काम ये भी हो गया है कि सेल्फ ब्रांडिंग भी एक पूरा टॉपिक बन गया कि अपने आप को कैसे आप ब्रांड करेंगे। तो उस दौरान में आप खुद भी मीडिया से वाबस्ता रहे हैं, बल्कि अभी भी आपका एक शौक़ है, एक पैशन भी है वो। तो हमदर्द किस तरह अपने आप को डिजिटाइज कर रहा है, और क्या आप अब ऑनलाइन पे और चीज़ों पे इस तरफ आ गए हैं, या क्या आगे फर्दर चीज़ें? देखें, जब हम कहते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, तो उसमें या तो हम अपने मेन ऑपरेशंस देखते हैं, ठीक है, कि जी हमारी क्या फैक्ट्रियां जो हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, लेट्स से, क्या वो कितनी ऑटोमेटेड हैं। फिर हम अगर अपने ऑफिस के नेटवर्क्स की तरफ आ जाते हैं, अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं, तो क्या हमने वहाँ पे किया? यस। चंद साल पहले ये चीज़ें इस तरह नहीं थी। अब हम पूरा हमदर्द जो है वो सैप पे चलता है। सैप एक दुनिया का सबसे एक समझे कि प्रीमियम एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेटाबेसेस का। फिर एचआर में आ जाएं तो अभी हम एचआर में हमने कुछ एआई एक्विजिशंस की हैं रिक्रूटमेंट के हवाले से। फिर हम एक एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम एम्प्लॉयज़ को सर्व करता है। ईएसएस उसमें अवेलेबल है सारे एम्प्लॉयज़ को। हमारे सारे जितने भी अप्रूवल्स हैं डिजिटल हैं, ठीक है। अब हम पेपर इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, पेपर इस्तेमाल नहीं करते, चाहे मैं यहाँ हूँ, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, या चाहे मैं हॉस्पिटल का पेपर साइन कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल डिजिटल। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वी आर ऑल डिजिटल, जो कि शायद बहुत ही क्विक एक ट्रांजिशन हुई इस इदारे में। हमदर्द इज़ अ लेजेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, इज़ अ लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन। हम एक बहुत बड़े एम्प्लॉयज़ के मिक्स के साथ काम कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं उन साहब का नाम लेता हूँ, हकीम हमीद साहब का। हकीम हमीद साहब को 4 साल पहले, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे, मैंने हकीम हमीद साहब को, हमारे एक एम्प्लॉई हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन देखते हैं, हमारी दवाइयों की प्रोडक्शन मैनेजर हैं, 4 साल पहले उनको 83 ईयर्स ऑफ सर्विस का हमने अवार्ड दिया। अच्छा, मैं 83 ईयर्स ऑफ एज नहीं कह रहा, मैं 83 ईयर्स ऑफ सर्विस कह रहा हूँ।
ठीक तो है, इसका मतलब एज और ज़्यादा होगी उनकी। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो तो आप अच्छा। अंदाज़ा लगाएं ना। तो एक पूरा एक समझें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप है या एक एज का एक बेंचमार्क है जो कि इस एज पे काम कर रहा है, और फिर एक तरफ मेरी उम्र के लोग हैं और फिर जेनजीज हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों को हमने साथ चलाना है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ही गड़े हुए हैं, ठीक है। हम बीच में गड़े हुए हैं, कहीं थोड़ा इस तरफ हैं, थोड़ा इस तरफ हैं, बाल काले हैं, दाढ़ी सफ़ेद है, ठीक है। और सॉल्ट एंड पेपर। जी जी, सॉल्ट एंड पेपर चल रहे हैं हम, और उस तरफ जो है टेक्नोलॉजी नहीं है बट एक्सपीरियंस है। सो टाइम एंड एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं ये बड़ा क्लियर हूँ इसमें कि जी एक्सपीरियंस की इज़्ज़त करें, उसकी कदर करें, उससे सीखें और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 100% टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, एक्सपीरियंस को रहने दो। या हम ये नहीं कह सकते हाँ जी एक्सपीरियंस ही आगे लेके चलता रहेगा और टेक्नोलॉजी पे कोई हमने फोकस नहीं करना। तो ये दोनों चीज़ें साथ चलानी बड़ी ज़रूरी हैं। मुश्किल होता है एट टाइम्स, बिकॉज़ दोनों का को अंडरस्टैंड एक दूसरे को करना, बड़ा एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंड करना, हाँ, जी। पहले एक्सेप्ट करना फिर अंडरस्टैंड करना। जिस दिन आपने तजुर्बे की अहमियत को समझ लिया और जिस दिन उन्होंने टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझ लिया, ठीक है, तो ठीक है। अब देखें हर किसी एक लर्निंग कैपेसिटी होती है। एक उम्र में मैं शायद अभी अगर कुछ सीख पा रहा हूँ, आगे जाके मेरी वो कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो फिर मैं उसको इस्तेमाल करूँगा जिसके पास वो कैपेसिटी है, जिसके पास वो कैपेसिटी है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं टांगों पे चलता था, कैपेसिटी थी, अब मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, मैं स्टिक पकड़ता हूँ, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी ही है ना ये, एग्जैक्टली। तो मैं तो उसका और भी सहारा ले रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हाँ, हाँ, तो एग्जैक्टली। मैं ले रहा हूँ, दोनों को एक साथ लेके ठीक। चलना पड़ेगा। अच्छा सर, ऑब्वियसली आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे सैकड़ों ऑपरेशंस आपके अंडर चल रहे होते हैं, और ये दुनिया में यही तरीका है, जो जितना ऊपर जाता रहता है बजाय सामने वालों को नज़र आ रहा होता है कि ये क्या लाइफ है, क्या इंजॉयमेंट है, लेकिन वो स्ट्रेस का एक अलग लेवल होता है ऑब्वियसली, इस लिहाज से कि आपको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है। इस वक्त ये हो रहा है कि नौजवान थोड़ा सा भी स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इस वक्त सुसाइड के रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो कोई भी किसी की बात बुरी लग जाए, कुछ हो जाए, गुस्सा आ गया, टीचर के साथ कोई बात हो गई, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी में पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर 2 सुसाइड्स हो गए। यानी अच्छा। पहले फार्म डी के एक लड़के ने 4th फ्लोर से छलांग लगा दी, फिर उसके कोई 8-10 दिन बाद उसी यूनिवर्सिटी के 2nd फ्लोर से एक लड़की ने छलांग लगा दी, फार्म डी के ही तालिबान है। और वो मतलब अब ये बड़ा होता चला जा रहा है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज से सुनने में आता है बच्चे को, वो उसने सुसाइड कर लिया, ख़ुदकुशी कर ली, कुछ और हो गया। तो ये किस तरह बैलेंस हो पाएगा, आप क्या समझते हैं ख़ास तौर पे इस वक्त नौजवानों के लिए? बैलेंस देखें, आप तो बहुत ही एक एक्सट्रीम केसेस की आप बात कर रहे हैं कि सुसाइड कर ली एंड गेम ओवर। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है हर वैसे आप किसी से मिलेंगे भी ना, एकदम नौजवानों पे स्ट्रेस तो है, वो बोलते हैं कि अब आगे फ्यूचर है, करियर है हमारा, और घर से भी प्रेशर है। हाँ देखिए, प्रेशर्स आई वुड से कि प्रेशर्स कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हैं। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, ठीक है, डिग्रीज़ में कंपटीशन नहीं था, जॉब्स में कंपटीशन नहीं था। आपको पहले कितने MBAs मिलते थे, ठीक है, आपको कितने इंजीनियर्स मिलते थे, कितने डॉक्टर मिल जाते थे, पहले कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। अब वही देखें ना, जब आपकी जो लोगों के लिए जो एक आसानी पैदा हुई, उसने कंपटीशन भी क्रिएट किया, ठीक है। तो आप जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैं नहीं बता सकता कि किसी को प्रेशर से, हर किसी का प्रेशर इतना यूनिक है कि आप उसे बोलें कि तुम मुझे देखो, मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो मैं ये करता था, दैट इज़ इररिलेवेंट, ठीक है। मैं अपने तजुर्बे से किसी की तकलीफ़ जो है ना, वो उसका कम्प्लीटली अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जी इसको, हाँ यस, अगर आप केस टू केस जैसे देखें ना, अभी वो इतना अजीब सिलसिला हो गया कि अब स्कूल्स जो हैं वो अपने पास साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के पास साइकोलॉजिस्ट हैं, स्कूल्स के पास हैं, इदारों के पास हैं,
मतलब मेंटल ट्रॉमा तो बहुत सस्ता हो गया है। ऐसे ही है। मेंटल ट्रॉमा तो फ्री में मिल रहा है आप सबको। पहले तो बड़ा महंगा होता था, किसी किसी को होता था तो अच्छा इसको ट्रॉमा हो गया, कोई मेंटल ट्रॉमा हो गया। अब जो है वो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि ऐसे ही मेंटल हर ट्रॉमा हो जगह जाए। मौजूद है, एग्जैक्टली। हाँ, सो अगेन इट्स ऑल पर्सनल। हाँ, अगर मैं फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो फैमिलीज़ को कम से कम इतना समझना चाहिए कि प्रेशर वैसे ही बहुत है बच्चों की बात करें, बच्चों पे बहुत है, तो अपना प्रेशर जो है ना उसको भी देने का एक तरीका होता है। किसी को ऐसी नहज पे तो ना लेकर जाएं जहाँ पे वो कूद ही जाए। सही बात है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से वालिदैन पे है, दोस्तों पे है। आजकल मैं कल ही मैं किसी से बात कर रहा था कि आजकल तो बातें भी छोटी छोटी बड़ी बुरी लग रही हैं ना। ये असल में ये हाँ बड़ा ना, प्रॉब्लम हो पहले गया आप जी। अपने दोस्त को कुछ भी बोल देते हो, उसे बुरा नहीं लगता था। अब आप अपने दोस्तों को, लड़के आपस में कुछ बोल दें तो नहीं, दूसरा ग्रुप बन जाएगा उसका, सब ग्रुप बन जाएगा उस ग्रुप का, अब इससे मिलना नहीं व्हाट्सएप। है, अब इससे बात नहीं हाँ करना, अब इससे हाँ, तो ताल्लुक थोड़ा नहीं ये रखना। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाता। ठीक। अच्छा, आमतौर पे होता ये है कि हम जिंदगी में बहुत सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं और कई सारे डिसीजंस गलत होते हैं, हो जाते हैं, और उसका फिर वो एक फ्लैशबैक भी आता है। लाजवा जब आप फैसला गलत लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन इंसान बढ़ता आगे ज़िंदगी में फ़ैसलों से ही है। तो अब एक फ़ैसला हुआ और फ़ैसला गलत हो गया, तो अब उसको आप किस तरह बैलेंस करेंगे? क्योंकि होता है क्या है कि कुछ स्टार्टअप, नौजवानों में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप का रुझान है, वो स्टार्टअप शुरू करते हैं और स्टार्टअप शुरू किया, फेल हो गया किसी वजह से, और अब उनको इतना बड़ा झटका लगा, शुरू भी इतने बड़े लेवल से किया था, अब वो बोल रहे हैं, अब डर गए ना कि, और वो जो ऑब्वियसली जो घर का प्रेशर है, जो ताने हैं, जो टॉन्ट है, वो अलग है। तो किस तरह इसको बैलेंस किया जा सकता है कि अब जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना, अगर आप फैसले को एकदम बोलेंगे अब मैं नहीं करता, तो किस तरह वो इसको बैलेंस करेगा? देखिए, ये वैसे तो बड़ा इजी, हम इजीली इसको बोल सकते हैं कि जी ये जो आपकी गलतियां होती हैं ये भी तजुर्बा होता है, लेकिन उस गलती की कीमत जो है वो, अगर लेट्स से अगर पैसों की सूरत में आपने अदा की है तो उसका एक अलग चैप्टर होगा। अगर आपने एफ़र्ट की सूरत में अदा की है तो मेरा अपना ख्याल ये है, ठीक है, पैसे जो है वो आप उसको वापस से रिकवर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, जबकि आपने इन्वेस्टर्स अपने साथ रखे हों, लेकिन जो एफ़र्ट है, एफ़र्ट लगाई जा सकती है। एफ़र्ट मैं समझता हूँ कि जब तक इंसान में ताकत है, एफ़र्ट रिपीट की जा सकती है। बट जब अब आप उसको रिपीट करेंगे तो आप उस गलती को माइनस करके रिपीट करेंगे उस एफ़र्ट को। सेम कम्स विद द मनी, के जो पैसे अभी आप, जैसे आप शार्क टैंक्स वगैरह देखते हैं, जी जी। ठीक है, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं अपने तजुर्बात लेके। सो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो समझें कि क्विक बक जिसको बोलते हैं, क्विक फेम, क्विक बक, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो देर पा नहीं है, वो पायदार नहीं है। उसको जो है हमेशा जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज फलां ने किया था, नॉट नेसेसरली कि वो आपके लिए भी ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं ऑफिस में भी अगर मुझसे कोई मुझे जानता है तो ये समझेगा कि मैं बहुत ही रेडिकल डिसीजंस, बहुत ही क्विक डिसीजंस, फौरी तौर पे, देखें छोटे छोटे डिसीजन जिनका पता है हमें कि यार इसका तो हल यही है, वो हम कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस आई टेक माई टाइम। मैं थोड़ा सा उसको वे करता हूँ, एवेलुएट करता हूँ, और मैं नहीं कहता कि हाँ जी बस कर दो। ठीक है, थोड़ा सा उसको टाइम लगाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द वेट एंड साइज ऑफ द डिसीजन। तो आप पैसे लगा रहे हैं, आपने एफर्ट लगाई है, तो थोड़ा सा प्लान भी उसको अच्छे से कर लें। ठीक है, हालात, कोविड आ गया, अच्छे अच्छे फैसले तबाह हो गए, ठीक है, हो गया, कुछ नहीं कर सकते, आपकी गलती नहीं है। देखिए, अगर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका फैसला ख़राब होता है तो मे बी आप ख़ुद को ब्लेम नहीं करें, लेकिन अगर आपकी अपनी ही किसी कोताही में, जो कि आपने सोचा हाँ यार ये कर सकता हूँ लेकिन रहने दो, ठीक है, ये चेक किया जा सकता है लेकिन रहने दो, सो डोंट स्किप स्टेप्स, स्किप नहीं करेंगे आप, सीढ़ी एक एक करके चढ़ रहे हैं, इट विल गेट यू अप देयर, आप आखिर वहीं पहुंचेंगे ऊपर। लेकिन अगर आप एक दो स्किप करके ऊपर चढ़ते जाएंगे
तो आप घुटना तोड़वाएंगे फिर। छलांग लगाने की कोशिशों में लगे रहेंगे जल्दी तो। अच्छा, कोई अगर मैं आपसे कहूँ कि 2-3 ऐसी कोई आदतें जो आपने ज़िंदगी में सीखी हों कि यार ये हैबिट्स जो है ना, ये अगर कोई बंदा कम उम्री से अपना ले तो उसको ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, वो आगे एक अच्छी पोजीशन पे, मकाम पे जा सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। अब मुश्किल सवाल है। वैसे ही आपने ऑब्वियसली आपने एक ज़िंदगी गुजारी है तो उसमें आप कोई यार चीज़ या मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मुझे नहीं पता, लोग जैसे ही थोड़ा ये हो जाता है ना, ये तजुर्बा आ जाता है ना, तो बहुत ही भारी भारी बातें करने का शौक़ हो जाता है। मुझे भी है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से ये जो आपके जो राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस जो है ना, दे मेक यू व्हाट यू आर। तो इफ़ यू हैव नेवर मेड अ रॉन्ग डिसीजन तो आइदर आप जो है इंसान नहीं है, ठीक है, आपने कभी गलत फ़ैसला ही नहीं किया, और अभी का आप कभी अगर फ़ेल ही नहीं हुए तो बड़ी हैरत की बात है, आप कभी फ़ेल नहीं हुए। तो अच्छे और बुरे फ़ैसले, हाँ, अगर आप वो बात करेंगे कि यार क्या है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि अपना एप्टीट्यूड जो है, अपना एप्टीट्यूड गेज करें, अपने इंटरेस्ट को गेज करें। और अब तो हर चीज़ में पैसे कमाए जा सक रहे हैं ना, हर चीज़ में पैसे कमाए जा सक रहे हैं। आप साइंस में जा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आप आर्ट्स में जा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आप म्यूजिक में जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आप गेम देख रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, इतना आसान पैसे कमाना तो पहले कभी भी नहीं था कि आपने क्लिक करना है रोज बैठ के इतने, तो आपने पैसे कमाने। सो अपना एप्टीट्यूड जो है वो डिफाइन कर लें। और प्लस ये है कि लेजीनेस जो है, लेजीनेस एक वाहिद चीज़ है जिसको अपनी लाइफ में से अगर आप थोड़ा सा माइनस कर लें तो मतलब ये जो लेजीनेस है ना, इसके लिए है टाइम आगे। आगे आके बहुत लेजीनेस आएगी, सोते रहें सारा दिन, कोई मसला नहीं है। मैं भी सोता हूँ, संडे को उठता ही नहीं हूँ बिस्तर से, ठीक है, लेकिन लेजीनेस जो है ना वो अपनी लाइफ से निकालें, क्योंकि दिन जो है ना वो कुछ करने के लिए शुरू हुआ है, तो कुछ कर लें। ये आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल, मुझे आपकी ये गुफ्तगू आप कर रहे थे हर चीज़ से पैसा कमाया जा सकता है, तो अब एक ये भी एक आप एक इदारे से, ख़ास तौर पे एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं जो कॉरपोरेट में होके भी, FMCG में होके भी, प्रोडक्ट बना के भी, जिसका एंड मकसद जो है वो मतलब फलाह व बहबूद है, लोगों की फलाह है, जो हकीम साहब का विजन था। तो अब इस वक्त जो हमारे नौजवान हैं स्पेशली, और शायद सभी, मेरा ख्याल है वो हर चीज़ को मेजर करते हैं कि इससे मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं कितना कमा पाऊँगा, और उसके नतीजे में आपके ख्याल में लोगों में फलाह का जज्बा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या मतलब कुछ कम वक्त इसके लिए भी रखना चाहिए? कोई नौजवान ज़िंदगी में काम कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, लेकिन उसको ये वाला एंड भी इसको समझना चाहिए कि यार कभी नुकसान जिसको आप समझ रहे हैं वो करके भी किसी के फलाह की जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट है नौजवानों में, या पैदा होने करने की ज़रूरत है? या देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि एक तो पहला इस चीज़ को मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि पैसे बहुत कमाने चाहिए, बहुत शौक़ से पैसे कमाने चाहिए। कोई ना पैसे कमाने को मायूब बात नहीं होती। दूसरी बात ये कि उस पैसों से आप क्या करते हैं ये अगला डिसीजन है। पैसे तो आ जाएं पहले, मतलब पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद फिर उसका फ़ैसला होगा कि उसका करना क्या है। मैं हमारा एक छोटा सा एक इदारा है जो कि मेरा एक पर्सनल, मेरी वालदा ने शुरू किया था, ज़ैनबिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। उन्होंने बस इसलिए शुरू किया क्योंकि उनको बहुत से लोग बोलते थे कि जी ये हमारे लिए ये कर दें, वो कर दें, वो कर दें, फलाह कर दें। फिर मेरी बहन, बड़ी बहन ने उसमें हिस्सा लिया, तो करते करते वो उसका जो क्वांटम था वो इतना बढ़ गया कि हमने कहा कि जी ऐसे ये तो नहीं चलेगा, ये इसको कुछ फॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। तो हमने उसको रजिस्टर कराया और उसी के तहत अभी थर में बहुत सारे कुएँ हैं, वाटर पम्प्स हैं, वाटर वेल्स, ये सारे काम होते हैं। तो वो क्या हुआ कि हमने ना उन पैसों को एक डायरेक्शन दे दी कि जी ये पैसे जो लोग दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, बाहर बैठे हैं, कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, यहाँ नहीं आते, अच्छा मेरी तरफ से यहाँ कुर्बानी कर देना, सदका कर देना, ये कर देना, वो कर देना, फलां को पैसे दे देना, किसी का बिज़नेस करवा दो। तो हमने उसको एक डायरेक्शन दी। हमारे साथ उसमें बहुत सारे वॉलंटियर बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, वो बड़े शौक़ से आते हैं और बड़े शौक़ से हमारे साथ काम करते हैं। आप
ये देख लें अभी आपके पास जो पिछले 10-15 साल में आप रमज़ान में पहले आपको रोड पे इस तरह इतनी इफ्तारें तो नहीं नज़र आती थी, अब आपको नज़र आती हैं। वो कौन करता है? बड़ी उम्र के तो लोग तो नहीं कर रहे उसमें। एग्जैक्टली, बहुत वो बड़ी तो तादाद वॉलंटियर हाँ, जवानों की जवानों होती को है। हाँ। पीरों का उस्ताद कर, वो बच्चे ही कर रहे हैं, वो लड़के ही कर रहे हैं वो, और बड़े शौक से कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है उनको, और उसमें अपने पैसे भी डाल रहे हैं वो, आई एम श्योर। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी कोई अभी इतनी कोई डायरेक्शन ख़राब नहीं हुई कि जिसमें हम बोलें कि हमारे जो यंगर जनरेशन है वो इस तरफ नहीं देख रही है। सब अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ अच्छा, मैं अच्छा देखता हूँ उसको, मतलब मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूँ इसके बारे में, बहुत पॉजिटिव हूँ। ठीक। सर थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि लास्ट कोई आप कमेंट कर दें हमारे नौजवान बच्चों के लिए, कोई मैसेज, कोई बात कि आपको लगे कि यार ये मतलब मेरी जो ज़िंदगी का निचोड़ है, ये 2-3 बातें, इनको अगर आप मतलब अपना लें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा। ये देखिए, मैं तो खैर मेरी कोई ऐसा हैसियत नहीं है, अगर इस तरह मैं देखूँगा। मैं जिस इदारे में काम करता हूँ, हकीम साहब को मैंने जब आके इदारे में आके देखा, करीब से देखा उनको, उनकी बातें, उनके इनिशिएटिव्स, तो मैं सोचता हूँ कि ये इतना बड़ा विज़न जो था वो, मतलब देयर सो मेनी एग्जांपल्स जिसको हम देखते हैं ना, हम कहते हैं उन्होंने इतना पहले सोचा था ये, उन्होंने इतनी पहले ये बात की थी, ये चीज़ उन्होंने इतना पहले बनाई थी। तो हम आज भी वो हैरान होते हैं कि जी ये क्या, ये कैसे ये सोचा। सो आई वुड से कि अपने जो बड़े हैं, अपने जो जिस तरह हकीम साहब हो गए, कायदे आज़म हो गए, इस तरह के हमारे जो लीडर्स हैं जो कि हमने बड़े जो हमारे रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में, उसके बाद के कदीर ख़ान साहब और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, उनको पढ़ें। ठीक है, मतलब मैं ख़ुद को एज एन एग्जांपल नहीं प्रेजेंट करना चाहता, मतलब बिकॉज दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट लेवल जिसको लोगों को पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कैसे वो ज़िंदगियां अपनी गुजारी, किस तरह मेहनत की। और जैसे जब मैं छोटा भी था तो अगर मैं बोलता कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ करनी है, नहीं बड़े हो जाओ तो फिर करना, बड़े हो जाओ तो फिर करना, वो बड़े हो जाओ तो फिर करना जो है ना, वो बहुत अब नीचे आ गया है। अब आप बहुत छोटी उम्र में वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो बड़ी उम्र में जाके हमने की होती हैं। ठीक है, सो आपका टाइम बहुत करीब है, यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, आपका टाइम बहुत करीब है। ठीक है, मुझे इस्टेब्लिश होने में पता नहीं कितने साल लगे होंगे, अब इस्टेब्लिश जो है वो आप यूँ हो रहे हैं। ठीक है, सो मैं यही कहूँगा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, टाइम का थोड़ा सा वो कर लें। बच्चों के लिए बहुत सारी बातें हमने कर ली। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी आप किसी कमरे में जाएं जहाँ पे ख़ानदान जमा हो, तो हम कहते हैं देखें हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो हम भूल जाते हैं कि जो 2-4 बड़े बैठे हैं ना, उनके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है। अच्छा, उनके पास वो ज़्यादा ज़्यादा है। एडिक्टेड है मोबाइल, वो ज़्यादा एडिक्टेड है। हम खामखा बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, बात नहीं करते, बड़े कहते हैं रुक जाओ अभी रील चल रही है। ठीक है, सो बच्चे बड़े भी ज़रा सा मेरे ख्याल से अच्छा, वही सबसे पहले सुधर सुबह जाए से थोड़ा फॉरवर्ड सा। मैसेजेस शुरू होते जी हैं, जी वो जी बुजुर्गों की तरफ से ही, और जी खानदान जी जी में जी बिल्कुल रील्स बिल्कुल। आना शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो इस नॉट सिर्फ बच्चे नहीं हैं जो कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बड़े भी काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना टाइम लगा लिया, अब उनके वेस्ट ठीक। करने के दिन है। सही, जिस तरह आप बोल रहे हैं, अब लेजीनेस हो सकता है, हाँ आप कर हाँ सकते हैं, हाँ, आप बिल्कुल, उन्होंने टाइम लेजी दे दिया टाइम आपको। आएगा। ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया अबू तालिब भुट्टो साहब आपका, आपने अपनी कीमती वक्त में से यकीनन मसरूफियात में से वक्त निकाला, और यकीनन एक अच्छी गुफ्तगू रही माशाल्लाह। होपफुली इससे जो लोग देखें उनको फ़ायदा, और हमें भी, आप इंशाल्लाह इसमें, मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है मुलाकात हो और किसी आप जैसे काबिल आदमी से तो कुछ सीखने को मिल जाए, तो वो अच्छा रहा माशाल्लाह। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी और जिस पे भी प्लान करके इंशाल्लाह आपको फिर बहुत बहुत देंगे। शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और मुझे बड़ा मज़ा आया, और इट वाज अ गुड टॉक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अबू तालिब भुट्टो साहब के कि वो एक बहुत मसरूफ़ स्केजुअल में से वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और यकीनन एक उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, हमदर्द से मुताल्लिक़ उनकी जो भी जर्नी है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके हवाले से उन्होंने इन्फॉर्म किया, मुत्तला किया, बताया, जो यकीनन हमारे लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है ज़िंदगी के अंदर उनकी बातें। तो इसी
के साथ इस एपिसोड को हम एंड करते हैं, और इसी गुजारिश के साथ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।